हेलो दोस्तों। आज की कहानी खूबसूरत मासूम सी रुखसार भाभी और उसके देवर की है। रुखसार 32 साल की शादीशुदा औरत है। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत और क्यूट है। उसकी शक्ल सूरत भी भोली भाली और मासूम सी है। इसीलिए शादी के 10 साल बाद भी वो पहले जितनी ही क्यूट सी दिखती है। और ऊपर से उसके बोलने का लहजा भी उसकी सुंदरता पर चार चांद लगा देता है। वो घर पर लगभग साड़ी ही पहनती है क्योंकि साड़ी पहनना उसे बहुत पसंद है। और उसके शौहर राहिल को भी साड़ी में देखना ही पसंद करता है। लेकिन वो कभी कभार अपने देवर फराज के कहने पर सूट सलवार या जीन्स भी पहन लेती है क्योंकि उनमें वो बिल्कुल कुंवारी जैसी लगती है। राहिल उसका छोटे बच्चों की तरह ख्याल रखता है, इसीलिए वो भी उनकी हर बात मानती है। वो रात में तो तंग करता ही है, लेकिन कभी कभार दिन में भी कहता है तो वो ना नहीं कहती। लेकिन वो जानती थी कि फराज भी अपनी भाभी का ख्याल रखना चाहता है। उस दिन रुखसार का बदन बुखार से तप रहा था, ऊपर से रसोई की जिम्मेदारी भी थी। वो बस किसी तरह सब्जी चलाई जा रही थी। तभी उसका देवर फराज वहाँ पानी पीने आ गया। उसने आते ही रुखसार के हाव भाव देखे और माथे पर हाथ रखा और बोला कि भाभी आपको तो तेज बुखार है। तब रुखसार ने हाँ में सर हिला दिया और अपनी कमज़ोर सी आवाज़ में कहा कि सुबह तक तो नहीं था, लेकिन दोपहर में अचानक से पता नहीं कैसे हो गया। तभी फराज बोला कि तो भैया को बताया कि आपको बुखार हो गया है। तब रुखसार ने कहा कि नहीं, वो तो परसों आने वाले हैं, ऐसे ही बेकार में परेशान हो जाएंगे। आज तो रात ही हो गई है, बस कल की ही बात है, परसों तो वो आ ही जाएंगे। लेकिन फिर भी फराज की फिक्र कम नहीं हुई थी। तो रुखसार ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि कोई बात नहीं देवर जी, मामूली सा बुखार ही तो है, आप जाकर पढ़ाई कर लो, खाना बनते ही मैं आपको बुला लूंगी। रुखसार की नकल उतार कर चिढ़ाते हुए फराज ने उसके हाथ से बेलन छीना और बोला, लाइए मैं बना देता हूँ, आप जाकर आराम कीजिए। अरे नहीं नहीं, लेट गई तो मैं और ज़्यादा बीमार हो जाऊंगी। रुखसार बैठने वालियों में से नहीं है। वो बोली, हम दोनों मिलकर बना लेते हैं। और वो दोनों मिलकर खाना बनाने लगे। रुखसार का पति राहिल कंपनी के किसी काम से 3 दिन के लिए बाहर गया हुआ था। वो कर्मचारी तो कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बॉस का भरोसेमंद था, तो किसी भी काम के लिए वे उसे ही भेजते थे। रुखसार का 21 साल का देवर फराज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। राहिल जैसा ख्याल रखने वाला पति पाकर रुखसार भी बेहद खुश रहती थी। कुछ पति की तनख्वाह और कुछ वो खुद जो निजी स्कूल में पढ़ाती, दोनों से मिलाकर घर का खर्च अच्छे से निकल आता था। सास ससुर गांव में रहते थे। देवर फराज अपनी पढ़ाई के चलते उनके साथ ही रहता था। जिंदगी में कमी थी तो बस यही कि खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के 10 सालों के बाद भी उनके कोई औलाद नहीं थी। अब रुखसार 32 साल की हो चुकी थी। अपनी हम उम्र बाकी टीचरों को उनके बच्चों के साथ देखती तो ना चाहते हुए भी उसे रोना ही आ जाता। वो अपनी डायरी के पन्ने इसी पीड़ा से रंगती जाती। रोटियां अब बन चुकी थीं। फराज ने उसे कुर्सी पर बैठने को बोला और सामान समेटने लगा। रुखसार ने सर पीछे की ओर टिकाया और आंखें बंद कर लीं। वातावरण एकदम शांत था। तभी वहां वही तूफान फिर से गरजने लगा, जिसका शोर रुखसार आज तक नहीं भांप पाई थी। फराज की गर्दन धीरे से रुखसार की ओर घूम चुकी थी। वो कनखियों से रुखसार की खूबसूरती को निहार रहा था और अपने ही ख्यालातों में खोया हुआ था। रुखसार की सांसों के साथ जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे वैसे फराज के अंदर का शैतान जागता जा रहा था। हो गया सब काम, बर्तनों की आवाज़ बंद जानकर रुखसार ने अचानक पूछते हुए अपनी आंखें खोल दी थीं। फराज हक्का बक्का रह गया और बोला, हाँ भाभी, बस हो ही गया। ये कहकर फराज ने जल्दी जल्दी बाकी काम निपटाया और खाने की चीज़ों को उठाकर मेज़ पर ले गया। रुखसार ने मुश्किल से 2 रोटियां खाईं, वो भी फराज की जिद पर। वो ज़बरदस्ती सब्जी उस प्लेट में डालता रहा। खाने के बाद रुखसार सोने जाने लगी तो फराज बोला, भाभी 15 मिनट के लिए आगे वाले कमरे में बैठिए ना, मैं आपके लिए दवा ले आता हूँ।
अरे नहीं, रात भर में उतर जाएगा, रुखसार ने मना किया। लेकिन फराज कहाँ मानने वाला था। मैं पास वाले केमिस्ट से ही दवा लेकर आ रहा हूँ भाभी, जहाँ से आप मंगवाती हैं हमेशा। दरवाज़ा बंद कर दीजिए, मैं अभी आया। ये कहता हुआ वो निकल गया। रुखसार ने दरवाज़ा बंद किया और सोफे पर पैर ऊपर करके बैठ गई। फराज ने तय कर लिया था कि आज वो अपने मन की करके ही रहेगा। इसी बीच केमिस्ट की दुकान आ गई। क्या बात है फराज साहब? केमिस्ट वाले ने फराज को खोया सा देखा तो पूछा। फराज का ध्यान वापस दुकान पर आया। दवा चाहिए थी, उसने जवाब दिया। अबे तो यहाँ क्या मिठाई मिलती है? केमिस्ट उसे छेड़ते हुए बोला। वो उसका पुराना दोस्त था। फराज मुस्कुरा उठा और कहा, अरे जल्दी देना। बड़बड़ाते हुए केमिस्ट ने हैरत से उसकी ओर देखा। कौन सी दवा चाहिए ये तो बता। फराज को याद आया कि उसने तो सचमुच कोई दवा मांगी ही नहीं है। उसने ऐसे ही बोल दिया, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बुखार है, ज़रा नींद की गोली देना। नींद की गोली बुखार के लिए? ये सोचते हुए केमिस्ट ने उसे देखा। वो खुद भी रुखसार की खूबसूरती का मुरीद था। हमेशा उसके बारे में चटकारे देकर बातें किया करता था। उसने फराज के मन की बात टाल ली। ऐसी बातों का उसे बहुत अनुभव था। उसने नींद की गोली के साथ बुखार की भी दवा दे दी। फराज ने लिफाफा जेब में रखा और तेजी से वापस चलते हुए आ गया कि तभी केमिस्ट वाला चिल्लाया, अरे भाई खुराक तो सुन ले। फराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो काउंटर पर आया और केमिस्ट ने उसे डोज बताई और आंख मारते हुए बोला, ये नींद वाली एक से ज़्यादा मत देना, टाइट चीज़ है। अबे क्या बकवास कर रहा है? फराज के मन का डर उसकी ज़बान से बोल पड़ा। उसकी तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली हालत हो गई। वो जाने लगा। केमिस्ट पीछे से कह रहा था, अगली बार हमको भी याद रखना दोस्त। फराज उसको अनसुना करता हुआ आगे बढ़ गया। घर लौटने पर डोरबेल बजाते ही रुखसार ने दरवाज़ा खोल दिया और बोली, देवर जी जब से आप गए हैं मैं यहीं पर बैठी हूँ। फराज ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, अंदर चलिए ना भाभी। रुखसार अपने कमरे में आकर लेट गई। फराज ने उसे पहले बुखार की दवा दी। रुखसार दवा लेकर सोने के लिए लेटने लगी। तब फराज ने उसे रोका, भाभी अभी एक दवा और बाकी है। कितनी सारी ले आए हो भैया? रुखसार ने थकी हुई आवाज़ में कहा और बाम लेकर माथे पर लगाने लगी। भाभी दीजिए, मैं लगा देता हूँ। ये कहकर फराज ने उससे बाम की डब्बी ले ली और उसके माथे पर लगाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने रुखसार को नींद वाली गोली भी खिला दी और लिटा दिया। फराज उसका माथा दबाता रहा। थोड़ी देर बाद उसने पुष्टि करने के लिए रुखसार को आवाज़ दी, भाभी सो गई हो क्या? कोई जवाब नहीं मिला। फराज ने उसके चेहरे को हिला डुलाकर भी देख लिया। कोई प्रतिक्रिया ना पाकर वो समझ गया कि रास्ता साफ हो चुका है। फराज की कनपटियों में खून तेजी से दौड़ने लगा। फराज ने कमरे की लाइट जली हुई छोड़ दी और रुखसार के कपड़े प्याज के छिलकों की तरह उतरते चले गए। कमरे में आए भूचाल से मेज़ पर रखी रुखसार और राहिल की तस्वीर गिरकर टूट गई। सब कुछ शांत होने पर फराज थककर चूर चूर होकर रुखसार के बेड पर ही लेट गया। अब बस बुखार उतर जाएगा भाभी जी, इतना पसीना जो निकलवा दिया मैंने आपका। फराज बेशर्मी से बड़बड़ाया और रुखसार की कुछ फ़ोटोज़ लेने के बाद रज़ाई उड़ाकर सुला दिया। रुखसार अब तक धीमे धीमे करहा रही थी। फराज पलंग से उतरा और कपड़े पहनने लगा। तभी उसकी नज़र आधी खुली दराज पर गई। भूल से रुखसार ने अपनी डायरी उसी में छोड़ दी थी। फराज ने उसे निकाला और कपड़े पहनते पहनते उसके पन्ने पलटने लगा। अचानक एक पेज पर जाकर उसकी आंखें अटक गईं। वो अभी अपनी कमीज़ के सारे बटन भी बंद नहीं कर पाया था, लेकिन उसको इस बात की परवाह नहीं रही। वो एक टुक पन्ने में लिखे शब्दों को पढ़ने लगा। उसमें रुखसार ने लिखा था, बस अब बहुत रो लिया, बहुत दुख मना लिया औलाद के लिए। मेरा बेटा मेरे पास था और मैं उसे पहचान ही नहीं पाई। जब से मैं यहाँ आई उसे बच्चे के रूप में देखा, तो आज अपनी कोख के बच्चे के लिए इतनी चिंता क्यों हो रही है?
मैं बहुत जल्दी फराज को कानूनी रूप से गोद ले लूंगी। फराज की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो सर पकड़कर वहीं पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। फिर भागकर रुखसार के पैरों को पकड़कर अपना सर रखते हुए रोया। भाभी, मुझे माफ़ कर दो, ये क्या हो गया मुझसे। अचानक फराज का ध्यान रुखसार के बिखरे बालों पर गया। उसने जल्दी से ज़मीन पर गिरी उसकी हेयर क्लिप उठाई और रुखसार के सर को अपनी गोद में रखकर बालों को संवारने लगा। वो किसी मशीन की तरह सब कुछ कर रहा था। हेयर क्लिप अच्छे से उसके बालों में लगाकर फराज उठा और घर से निकल गया। अगली सुबह तकरीबन 8 बजे रुखसार की आंखें खुलीं। उसका सर अभी तक भारी था। घर में भीड़ लग चुकी थी। एक आदमी ने आखिरकार बोल ही दिया, देवर भाभी के रिश्ते पर भरोसा करना ही पागलपन है। रुखसार के सर में जैसे करंट लगा। वो सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। तभी इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर ने प्रवेश किया और बताया, आपके देवर फराज की लाश पास वाली नदी से मिली है। उसने रात को खुदकुशी कर ली। रुखसार का कलेजा मुंह को आने लगा। वो हड़बड़ा कर पलंग से उठी और लड़खड़ा कर गिर चुकी थी। एक महिला सिपाही ने फराज के मोबाइल फ़ोन में कैद हुई रुखसार की कल रात वाली फ़ोटोज़ उसे दिखाई और तेज़ आवाज़ में पूछा, कल रंगरलियां मनाते मनाते ऐसा क्या कह दिया लड़के से तूने जो उसने अपनी जान दे दी। तस्वीरें देखकर रुखसार हैरान रह गई। अपनी शारीरिक हालत से उसे ऐसी ही किसी घटना का शक हो रहा था, लेकिन दिल अब तक मानने को तैयार नहीं था। वो फूट फूट कर रोने लगी। इंस्पेक्टर ने उस महिला सिपाही को अभी कुछ न पूछने का इशारा किया और बाकी औपचारिकताएं पूरी करीं और वहां से चला गया। धीरे धीरे औरतों की भीड़ भी छटती चली गई। राहिल का फ़ोन आया था कि वो आ रहा है। वो घबराए नहीं, लेकिन रुखसार बस सुनती रही। उसकी सूनी आंखों के सामने फराज का बचपन चल रहा था, जब वो नई नई इस घर में आई थी। दोपहर तक राहिल लौट आया और भागते हुए रुखसार के पास कमरे में पहुंचा। रुखसार एक पलंग पर खामोशी से बैठी थी। राहिल ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन रुखसार का शरीर एक तरफ लुढ़क गया। रुखसार रुखसार चीखता हुआ राहिल उसे झंझोड़ता रहा, पर रुखसार कभी न जागने वाली नींद में सो चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, मासूम सी रुखसार की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अपने जीवन में भी कभी रिश्तों की मर्यादाओं को लांघने की कोशिश ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। कंपनी के एक प्रोजेक्ट के लिए मुझे अपने मैनेजर के साथ थाईलैंड जाना पड़ा। होटल के मसाज पार्लर में कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरे होश उड़ गए। उस रात बॉस ने मेरा हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया। मैं भी उनको रोकना नहीं चाहती थी। वो धीरे धीरे अपनी उंगलियों से मेरे होठों को सहलाने लगे थे। मैं पूरी तरह मदहोश हो चुकी थी। उस रात बॉस ने मुझे 3 बार हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। मुझे इस कंपनी को ज्वाइन किए हुए अभी 2 साल भी नहीं हुए थे। काम बहुत ज़्यादा था और मैं दिन रात मेहनत करके एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। फाइनली वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और क्लाइंट को डिलीवर कर दिया गया। क्लाइंट बहुत खुश हुआ और उसने झट से प्रोजेक्ट की पूरी पेमेंट भी कर दी। इस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुली कंप्लीट होने की खुशी में हमारी कंपनी की ओर से एक वीकेंड पार्टी का प्लान किया गया, लेकिन पार्टी एक 5 स्टार होटल में रखी गई थी। मुझे तो वहां जाना ही था क्योंकि मैं शुरू से ही इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही थी। मेरे मैनेजर ने मुझे ख़ास तौर पर बुलाकर कहा था, पूजा, तुम्हारे बिना ये प्रोजेक्ट संभव नहीं था और मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। ऐसा समझ लो ये पार्टी सिर्फ तुम्हारे लिए ही रखी गई है। तुम्हें ज़रूर आना होगा। वहाँ पर मैं तुम्हें और भी सीनियर लोगों से भी मिलवाऊंगा जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छे होंगे। मैंने कहा, थैंक यू सर, आई विल बी देयर। जिहान मेरा मैनेजर था। लंबा कद, गोरा, क्लीन शेव्ड,
बहुत ही हैंडसम और सौम्य स्वभाव का था। उसका व्यक्तित्व हर किसी को उसकी ओर देखने पर मजबूर कर देता था। सुना है वो वाइस प्रेसिडेंट का बहुत खास था। वो किसी भी नए प्रोजेक्ट के क्लाइंट मीटिंग में जिहान को ही भेजते थे। जिहान इसमें सफल रहता था, इसलिए मैनेजमेंट उससे बहुत खुश थी। मैंने अपने एक ऑफिस कलीग से पूछा कि वो भी पार्टी में आ रही है या नहीं, तो वो बोली, अरे जिहान ने बुलाया है और हम ना जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। जिहान बहुत ही मिलनसार और खुशमिजाज इंसान था। वो शादीशुदा नहीं है क्या? मैंने पूछा। HR वाली मैम तो कह रही थी कि शादीशुदा है, पर उसकी पत्नी कहीं और नौकरी करती है, सुना है। अक्सर यहाँ किसी न किसी नए कर्मचारी के साथ उसकी दोस्ती रहती है, लेकिन बंदे की पर्सनैलिटी में दम है। उसके साथ काम करने के लिए ऑफिस की कई लड़कियां तरसती हैं। क्या तेरा भी कोई चक्कर रहा है जिहान के साथ? मैंने मजाक में कहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खैर ये सब बातें छोड़ और बता, तू आ रही है ना पार्टी में? 100% आ रही हूँ। पार्टी के लिए सैटरडे का दिन तय हुआ था। मैं सैटरडे की रात पार्टी में गई। मैंने पार्टी के लिए अलग से मेकअप नहीं किया था, बस वही जो नॉर्मल ऑफिस जाने के लिए करती थी। मैं नेवी ब्लू कलर की एक पार्टी वियर में थी और थोड़ी देर से पहुंची। मैंने देखा जिहान के आसपास 4-5 लड़कियां पहले से ही बैठी थीं। मुझे देखकर वो फौरन मेरे पास आकर बोला, वाह पूजा, तुम तो बहुत कमाल की लग रही हो, आओ हमारे साथ बैठो। जिहान मेरा हाथ पकड़कर मुझे वाइस प्रेसिडेंट के पास ले गया। उन्होंने मुझे देखकर कहा, यू आर लुकिंग ग्रेट। जिहान हमेशा तुम्हारी तारीफ करता है, तुम्हारी रिपोर्ट्स भी एक्सीलेंट हैं। मैंने उन्हें धन्यवाद कहा और फिर अपनी एक कलीग के साथ टेबल पर आ गई। जिहान भी वहीं पर आ गया। हॉल में हल्की हल्की रंगीन रोशनी थी और सॉफ्ट म्यूजिक भी चल रहा था। कुछ स्नैक्स और ड्रिंक्स का दौर चल रहा था। जिहान ने मुझसे पूछा, तुम क्या लोगी? मैं कोल्ड ड्रिंक लूँगी। जिहान के साथ कुछ अन्य लड़कियां भी हंस पड़ी। ओ कम ऑन, कम से कम बियर तो ले लो। देखो तुम्हारे सभी सहयोगी कुछ न कुछ ले ही रहे हैं। ये कहकर उसने मेरे गिलास में बियर डाली और फिर मेरे और सभी लड़कियों के साथ गिलास टकराकर चीयर्स कहने लगा। पहले तो मैंने 1-2 घूंट ही लिए, फिर धीरे धीरे आधा गटक गई। डांस के लिए फास्ट म्यूजिक शुरू हुआ। जिहान मुझसे रिक्वेस्ट करके मेरा हाथ पकड़कर डांसिंग फ्लोर पर ले गया। पहले तो हम दोनों नॉर्मल थे और आमने सामने खड़े होकर शेक कर रहे थे। फिर जिहान ने मेरी कमर को एक हाथ से पकड़कर कहा, लेट्स डांस पूजा, और फिर दूसरा हाथ मेरे कंधे पर रखकर मुझसे भी उसका हाथ पकड़ने को कहा। म्यूज़िक तो फास्ट था, फिर भी उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे स्लो स्टेप्स ही अच्छे लगते हैं, इससे ज़्यादा देर तक नज़दीकियाँ बनी रहती हैं, कुछ मीठी बातें करने का मौका भी मिल जाता है और थकावट भी नहीं होती। मैं सिर्फ मुस्कुराकर रह गई। वो मेरे बहुत करीब था। मैं उसकी सांसें साफ साफ महसूस कर रही थी और शायद वो भी मेरी सांसें महसूस कर रहा था। उसने धीरे से कहा, पूजा, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना? मैंने कहा, नहीं, शादी अभी नहीं हुई है, पर 7 महीने बाद होनी है। रोहित मेरा बॉयफ्रेंड है और मेरा होने वाला पति भी। अभी फ़िलहाल असाइनमेंट पर अमेरिका में है। वेरी गुड। ये कहकर उसने मेरे कंधे और गाल पर झूलते हुए बालों को अपने हाथ से पीछे हटा दिया। अरे ये सुंदर चेहरा छिपाने की चीज़ नहीं है। फिर उसने अपनी उंगली से मेरे गालों को छूकर होठों को छूना चाहा तो मैंने नो कहकर उसे अलग हो गई। मुझे अपनी सहेली की बातें याद आ गई थीं। उसके बाद हम दोनों 2 महीने तक ऑफिस के सामान्य रूप से काम करते रहे। एक दिन जिहान ने कहा, हमें एक प्रोजेक्ट के लिए थाईलैंड जाना होगा। हमें मतलब मुझे भी? मैंने पूछा। बिल्कुल तुम्हें भी। नहीं जिहान, किसी और को साथ ले लो इस प्रोजेक्ट में। तुम ये ना समझना कि ये मेरा फैसला है, बॉस का आदेश है। तुम चाहो तो उनसे बात कर सकती हो। मैंने वाइस प्रेसिडेंट से भी रिक्वेस्ट की, पर उन्होंने कहा, पूजा, बाकी सभी अपने अपने प्रोजेक्ट में व्यस्त हैं,
میں نے کومل سے بھی کہا تھا، پر وہ اپنی پریگنینسی کے چلتے کہیں جانا نہیں چاہتی۔ میرے پاس تمہارے سوا اور کوئی وکلپ نہیں ہے۔ میں جہان کے ساتھ تھائی لینڈ گئی۔ وہاں ایک ہفتے کا کاریہ تھا۔ کافی بھاگ دوڑ بھرا سپتاہ رہا، مگر ایک سپتاہ میں ہمارا کام پورا نہ ہو سکا۔ اپنا اسٹے اور 3 دن کے لیے بڑھانا پڑا۔ ہم دونوں تھک کر چور ہو گئے تھے۔ بیچ میں 2 دن ویکینڈ کی چھٹی تھی۔ تھائی لینڈ کے کلائنٹ نے کہا، اسی ہوٹل میں اسپا اور مساج کی سویدھا ہے۔ اگر آپ مساج کروا لیں گے تو تھکاوٹ دور ہو جائے گی، اور اگر آنند لینا ہے تو کوہ سمئی چلے جائیں۔ میں تو وہاں جا چکا ہوں، تم کہو تو چلتے ہیں، تھوڑا مون چینج ہو جائے گا، جہان نے کہا۔ ہم دونوں تھائی لینڈ کے کوہ سموئی بیچ پر گئے۔ تھوڑے سیر سپاٹے کے بعد جہان بولا، تم ہوٹل کے مساج پارلر میں جا کر فل باڈی مساج لے لو، پوری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ میں اسپا گئی۔ اسپا مینیجر نے پوچھا، آپ نے اپائنٹمنٹ میں تھراپسٹ کی چوائس نہیں بتائی ہے۔ ابھی پرش اور مہیلا دونوں تھراپسٹ اپلبدھ ہیں۔ اگر ڈیپ پریشر مساج چاہیے تو میرے خیال سے پرش تھراپسٹ بہتر ہوگا۔ ویسے آپ کی مرضی، میں نے مہیلا تھراپسٹ کے لیے کہا، اور مساج روم میں چلی گئی۔ وہاں کا ماحول بہت ہی خوشنما تھا۔ پہلے تو مجھے گرین ٹی پینے کو ملی۔ کینڈل لائٹ کی دھیمی روشنی تھی، جس سے لیوینڈر کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ لائٹ میوزک بج رہا تھا۔ تھراپسٹ نے مجھے کپڑے کھولنے کو کہا، پھر میرے بدن کو ایک ہرے سافٹ لینن سے کور کر پیروں سے مساج شروع کی۔ وہ بیچ بیچ میں دھیرے دھیرے مجھے سکون دینے والی باتیں کر رہی تھی۔ قریب 2 گھنٹے تک وہ میری مساج کرتی رہی۔ مہیلا تھراپسٹ ہونے سے میں بھی سہج تھی، اور اسے بھی میرے انگوں کو چھونے میں کوئی سنکوچ نہیں تھا۔ اس کے ہاتھوں، خاص کر انگلیوں کے اسپرش میں ایک جادو تھا، اور ایک عجیب سا احساس بھی۔ مساج ختم ہونے کے بعد تھراپسٹ نے کہا، مساج ہو گئی، اور بیچ کی استھائی پارٹیشن وال ہٹا دی۔ میں نے ابھی پوری ڈریس بھی نہیں پہنی تھی کہ دیکھا دوسرے چیمبر میں جہان کی بھی مساج پوری ہو چکی تھی۔ وہ بھی ابھی پورے کپڑے نہیں پہن پایا تھا۔ ہم دونوں پارلر سے نکلے۔ مجھے ابھی تک بنا پیے مدہوشی لگ رہی تھی۔ جہان میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے روم میں لے گیا۔ میں بھی مدہوش سی اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس نے روم میں گھستے ہی لائٹ آف کر دی۔ جہان مجھ سے سٹ کر کھڑا تھا۔ اس نے میری کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنی طرف کھینچ لیا، اور میں اسے روکنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنی انگلی سے میرے ہونٹوں کو سہلا رہا تھا۔ میں بھی اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ پھر اس نے مجھے کس کیا تو ایسا لگا سارے بدن میں کرنٹ دوڑ گیا۔ اس نے مجھے بیڈ پر لٹا دیا اور کہا، جسٹ 2 منٹس، میں واش روم سے ابھی آیا۔ جہان نے اپنی پینٹ کھول کر بیڈ کے پاس صوفے پر رکھ دی تھی، اور ٹاول لپیٹ کر باتھ روم میں گیا۔ میں نے دیکھا کہ پینٹ کی بیک پاکٹ سے اس کا پرس نکل کر باہر گر گیا تھا، اور کھل بھی گیا تھا۔ میں نے لائٹ آن کر کے اس کا پرس اٹھایا۔ پرس میں ایک عورت اور ایک بچے کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ میں نے اس فوٹو کو نزدیک سے دیکھا، اور مجھے اس عورت کو پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ میں نے من ہی من میں سوچا، یہ تو میری سنجنا دیدی ہے۔ کالج کے دنوں میں جب میں فریشر تھی، سینئر لڑکے اور لڑکیاں مجھے ریگنگ کر پریشان کر رہے تھے، تب میں رونے لگی تھی۔ تبھی سنجنا دیدی نے آ کر ان سبھی کو ڈانٹ لگائی تھی اور سسپینڈ کرا دینے کی چیتاونی دی تھی۔ سنجنا دیدی BSc فائنل میں تھی۔ اس کے بعد انہوں نے میرے پڑھائی میں بھی کافی مدد کی تھی۔ تبھی سے ان کے پرتی میرے دل میں سمان تھا۔ آج ایک بار پھر سنجنا دیدی سوئم تو یہاں نہیں تھیں، لیکن ان کی فوٹو نے مجھے غلط راستے پر جانے سے بچا لیا تھا۔ میری مدہوشی اب بالکل غائب ہو چکی تھی۔ جہان باتھ روم سے نکل کر بیڈ پر آیا تو میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے مجھے بیڈ پر بیٹھنے کو کہا۔ لائٹ کیوں آن کر دی؟ ابھی تو کچھ انجوائے کیا ہی نہیں۔ یہ آپ کی پتنی اور بیٹا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، تو کیا ہوا؟ وہ دوسرے شہر میں نوکری کر رہی ہے۔ نہیں، وہ میری سنجنا دیدی ہے۔ میں غلطی کرنے سے بچ گئی۔ اتنا کہہ کر میں اس کے کمرے سے نکل گئی۔ جہاں ایک طرف مجھے آتم گلانی ہو رہی تھی،
वहीं दूसरी ओर साफ बच निकलने का सुकून भी था, वरना मैं तो जिंदगी भर संजना दीदी से आंख नहीं मिला पाती। हालांकि जिहान ने कभी मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं की थी। इसके बाद 3 दिन और हम दोनों थाईलैंड में साथ रहे, बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह, अपने अपने काम से मतलब। चौथे दिन मैं और जिहान भारत लौट आए। मैंने संजना दीदी का पता लगाया और उन्हें फ़ोन किया। मैंने कहा, संजना दीदी, मैं पूजा बोल रही हूँ। आपने मुझे पहचाना कॉलेज में, आपने मुझे रैगिंग से बचाया था। ओह पूजा, तुम कहाँ हो आजकल और कैसी हो? कॉलेज के बाद तो हमारा संपर्क ही टूट गया था। मैं यहीं जिहान की जूनियर हूँ। आप यहीं क्यों नहीं नौकरी कर रही हैं? मैं भी इसके लिए कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है जल्द ही वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। हाँ दीदी, जल्दी आ जाइए, मेरा भी मन लग जाएगा। इतना कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। थाईलैंड के उस कमज़ोर पल की याद फिर से आ गई, जिससे मैं बाल बाल बच गई थी, और वो भी सिर्फ एक तस्वीर के चलते, वरना अनजाने में ही पति पत्नी के बीच मैं वो बन गई होती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। मेरा नाम निशा है और मैं अब 26 साल की हो गई हूँ। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, लेकिन मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो मेरे स्कूल के समय की है। तब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। उस वक्त मेरा शरीर काफ़ी ज़्यादा गदराया हुआ था, जिससे मैं आकार में बहुत बड़ी दिखने लगी थी। वैसे मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, इसलिए मुझे पास होना नामुमकिन सा लगता था। तब फेल ना हो जाऊं, इसलिए मैं हमेशा परीक्षा में नकल करके पास होती आई थी। आप जानते हैं कि लड़कियों के लिए नकल करना कितना आसान होता है, क्योंकि छुपाने के लिए कई जगह होती हैं, और हमारे स्कूल में लड़कियों की ज़्यादा जांच भी नहीं होती थी। इसलिए मैं सभी परीक्षाओं में नकल करके आती थी और अच्छे अंक से पास हो जाती थी। इसी तरह करके मैं 10वीं पास कर चुकी थी, लेकिन अब मेरी 12वीं की परीक्षा भी करीब आ रही थी, और तब मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मेरी पढ़ाई ही नहीं हुई थी। सच बताऊं तो मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें मुझे याद भी नहीं रहती थी, क्योंकि मेरा दिमाग और विद्यार्थियों की तरह तेज़ नहीं था। इसलिए नकल करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैं और मेरी एक सहेली, हम दोनों ने परीक्षा से 1 सप्ताह पहले ही छोटे छोटे फर्रे बनाकर रख लिए थे। तब मैं अपनी सहेली के घर जाकर हम दोनों सोचते थे कि नकल कहाँ छुपाई जाए ताकि हम पकड़े न जाएं। मेरी सहेली भी मेरी ही तरह कमज़ोर थी, उसके घर पर कोई नहीं था। तब मेरी सहेली ने अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर का स्कर्ट था, इसलिए हम अपनी जांघों पर रबड़ बांधकर नकल का फर्रे को छुपाते थे। फिर परीक्षा में आराम से बैठकर हम वो नकल वाला पर्चा बड़ी ही आसानी से निकाल लिया करते थे। तब मेरी सहेली ने मुझे दिखाया कि कैसे उसने अपनी जांघों पर नकल वाला पर्चा बांध रखा है। कुछ पर्चे उसने अपनी छाती पर भी लगाए थे। बस एक दिक्कत थी कि नकल रखने के बाद ड्रेस के अंदर जो शर्ट होता है उसकी ऊपरी बटन खोलना पड़ता है। मेरी सहेली ने तो कुछ पर्चे अपने अंडरवियर में भी छुपा लिए थे। आगे की तरफ पर्चा छुपाने का मतलब था कि कोई हमारा अंडरवियर तो नहीं उतारेगा, लेकिन एक डर भी था कि अगर कोई लड़का बगल में बैठा हो तो उसके सामने ही स्कर्ट के नीचे हाथ करके हमें अपना फर्रा निकालना पड़ेगा। हमारा प्रयास यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा चिट वाली नकल अंडरवियर और छाती में छुपाई जाए, क्योंकि वहाँ कोई जांच नहीं करेगा। अगर सामने से टीचर आएंगे तब वो छाती और अंडरवियर को चेक नहीं करेंगे। यहाँ पर रखने से पकड़े जाने का डर थोड़ा कम था। फिर कुछ दिन ऐसे ही निकल गए और परीक्षा का समय आ गया। अब हमारी चिंता भी बढ़ने लगी थी, लेकिन अब हमारी सोच के अनुसार हमारे सभी पेपर ठीक से होने लगे। बस एक आखिरी पेपर साइंस का बचा था, जिसमें बड़ी गड़बड़ी हो गई।
हुआ यूं कि मैं परीक्षा में बैठी थी और लिखना शुरू किया। तब आखिरी 20 मिनट ही बचे थे और मेरा पेपर अभी भी पूरा नहीं हो पाया था। तब जल्दी जल्दी मैं अपनी जांघ पर छुपाई हुई चिट निकालने लगी और लिखने लगी। मैं चिट को देखकर लिखने में इतना मगन थी कि तभी पीछे से मेरे सर कैसे आ गए मुझे पता ही नहीं चला। तब सर ने मुझे नकल करते हुए पकड़ लिया। फिर सर ने मेरे हाथ में वो नकल का चिट देखा। मैं चिट को फेंकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सर ने वो चिट मांगी और तब तक मैं ना चाहते हुए भी उनके हाथ में चिट को देने लगी। फिर सर ने मुझे तुरंत बाहर निकाल दिया। तब मेरा चेहरा रोने जैसा हो गया था। मैं सोच रही थी कि अब क्या करूं। तभी सर ने पेपर पर लिख दिया कि मैं नकल करती हुई पकड़ी गई हूं और इसी कारण मैं फेल हो जाऊंगी। तभी थोड़ी देर बाद घंटी बजी और परीक्षा ख़त्म हो गई। तब मैं बाहर ही खड़ी रही। आखिरी पेपर और मंगलवार का दिन था। तब सभी बच्चों का पेपर होने के कारण सब बच्चे अपने अपने घर चले गए। तब मुझे बहुत डर लग रहा था कि अगर मैं फेल हो गई तो मेरा कुछ नहीं बचेगा। मेरे पिता मेरी शादी करवा देंगे। आखिर में मैंने सोचा कि एक बार सर से माफ़ी मांग कर देख लेती हूँ। तब मैं माफ़ी मांगने के लिए अपने सर के ऑफिस की तरफ गई। सर का ऑफिस ऊपरी मंजिल पर कोने में ही था। वहाँ थोड़ा अंधेरा था और जब तक ज़्यादातर शिक्षक जा चुके थे, आसपास कोई भी नहीं था। मैं धीरे धीरे मास्टर जी के ऑफिस के पास गई। तब तक मास्टर जी पेपर ठीक कर रहे थे। फिर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और पूछा, सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सर ने कहा आ जाओ। तब मैं डरते हुए धीरे से बोली, सर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगी। तब सर नीचे सर झुकाए पेपर ठीक कर रहे थे। मैंने फिर से कहा, अगर आप सज़ा देना चाहते हैं तो मुझे मंजूर है, लेकिन कृपया करके मुझे फेल मत कीजिएगा। मैंने सिर्फ इतना ही नकल किया है और उसी समय पकड़ी गई। मैं झूठ पर झूठ बोले जा रही थी और सर कुछ बोले बिना ही अपना काम कर रहे थे। तब मुझे लगा कि अब सर मेरी बात नहीं सुनेंगे और मैं पास नहीं हो पाऊंगी। तब डरते डरते मैंने सर के पास गई। फिर सर ने धीरे से मेरे सर से लेकर पाँव तक नज़र दौड़ाई। तब मैं भले ही 12वीं कक्षा में थी, लेकिन मेरा शरीर एकदम भरा हुआ था। तब सर ने मुझ पर नज़र डाली और कहा, तुमने गलती की है, उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तब मैंने तुरंत कहा, सर आप कोई भी सज़ा दे सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मुझे फेल मत करना। मेरी बात सुनकर सर ने कहा, लेकिन एक शर्त है, जो सज़ा मैं तुम्हें दूंगा उसके बारे में किसी को बताना नहीं, और जो भी होगा वो हमारे बीच ही रहना चाहिए। ये तुम्हें मंजूर हो तो मैं तुम्हें फेल नहीं करूँगा। सर के मुंह से ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और मैंने कहा, जी सर, मुझे सब कुछ मंजूर है, मैं किसी को इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मेरी मंजूरी मिलते ही सर ने पेपर साइड में रख दिए और उठकर बाहर जाकर एक चक्कर लगा कर आए। फिर ऑफिस में लौटकर उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और अपनी कुर्सी पर बैठ गए। तब मैं उनके पास ही खड़ी थी। फिर सर ने कहा, मुझे पहले बताओ तुमने नकल कहाँ कहाँ छुपाई थी? ये सुनकर मैं थोड़ी चौंक गई। जब सर ने देखा कि मैं थोड़ी डर गई हूँ, तब उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे सहानुभूति देते हुए कहा, डरो मत, मेरे पास आ जाओ और खुले मन से बताओ। तब सर का हाथ मेरी कमर पर था। मैंने कहा, मैंने नकल अपनी जांघों पर और कुछ यहाँ छाती पर रखी हुई थी, और फिर मैंने अपनी छाती की ओर इशारा किया। इस पर सर ने तुरंत कहा, मुझे दिखाओ कि तुमने नकल कैसे छुपाई है। तब मैं बिल्कुल चुप हो गई और कुछ नहीं बोली। तब सर ने फिर से कहा, डरो मत, यहाँ कोई नहीं है, मुझे दिखाओ। और मेरे कंधे पर हाथ फेरते हुए वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगे। तब मेरे पास सर की बात मानने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए सबसे पहले मैंने अपनी छाती के अंदर से नकल निकालकर सर को दे दिया। फिर सर ने पूछा, और कहाँ पर छुपाई हैं? मैंने अपनी जांघ की ओर इशारा किया। तब सर ने कहा, मुझे दिखाओ कि तुमने नकल कहाँ कहाँ रखी है, मुझे सभी जगह देखनी है।
तब मुझे समझ नहीं आया कि अब क्या करना है, लेकिन फेल होने का डर भी था, इसलिए मैंने मन बना लिया था कि कुछ भी हो जाए मुझे फेल नहीं होना है। फिर डरते हुए मैंने अपना ड्रेस थोड़ा ऊपर किया। जैसे ही मैंने ड्रेस ऊपर किया, मेरी गोरी जांघें दिखने लगीं और सर उनको देखते रहे। मैंने धीरे धीरे ड्रेस ऊपर किया। क्योंकि चिट रबड़ से बंधी हुई थी, इसलिए मुझे पूरा ड्रेस ऊपर करना पड़ा। मेरी दोनों जांघों पर नकल बंधी हुई थी। फिर सर ने नकल निकालते हुए मेरी टांगों पर हाथ फेरा। तब सर का हाथ मेरी टांगों पर लगते ही मैं कांपने लगी। सर ने दूसरी टांग पर भी हाथ रखा और नकल निकालने लगे। फिर सर ने कहा, ऐसे दोनों हाथों से ड्रेस ऊपर करके पकड़ो। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन सर जो भी कहेंगे मुझे मानना ही पड़ेगा। ये अब मैंने ठान लिया था। तब मैंने ड्रेस को कमर तक ऊपर पकड़ा हुआ था, जिससे कि मेरे अंडरवियर सर को साफ दिखाई दे रही थी। सर कुर्सी पर बैठे हुए थे और दोनों हाथों से मेरी टांगों पर हाथ फिराते हुए नकल निकाल रहे थे। वो जानबूझकर समय लगा रहे थे। हालांकि सर की उम्र अभी भी 50 साल की थी, लेकिन वे काफ़ी जवान दिखते थे। सर का हाथ मेरी टांगों पर फिर रहा था, जिससे मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं आंखें बंद करके सर के हाथ को महसूस कर रही थी। अचानक सर ने मुझे गोद में उठा लिया, जिससे मैं बहुत ज़्यादा चौंक गई। तब सर ने कहा, मैं बस तुम्हें अंदर कमरे में ले जा रहा हूँ। क्या और कोई चिट छुपाई है तुमने? मैंने कहा, नहीं सर, अब कोई भी चिट नहीं है। सर ने कहा, मुझे बस एक बार कमरे में ले जाकर देखना है। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, मुझे अच्छे से देखने दो। फिर सर ने मुझे एक बेंच पर लेटा दिया और कहा, मैं बस थोड़ा देखूंगा कि तुमने कहीं नकल छुपाई तो नहीं है। ऐसा कहकर सर मेरे पूरे वजूद पर हाथ फेरने लगे। तब मैंने कहा, नहीं है सर, जो भी कुछ था मैंने आपको पहले ही दे दिया। तब सर ने कहा, अच्छी तरह से देखना होगा, तुम ऐसा करो, अपना ड्रेस ऊपर कर लो। फिर उन्होंने खुद ही मेरा ड्रेस ऊपर किया। मैंने कहा, सर नहीं है, किसी ने देख लिया तो? सर ने कहा, कोई नहीं देखेगा, दरवाज़ा बंद है। फिर उन्होंने मेरा ड्रेस ऊपर किया और मेरा सफ़ेद शर्ट निकाल दिया। फिर धीरे धीरे सर ने ऐसे ही करके मुझे तैयार कर लिया। ना चाहते हुए भी मुझे सर की सारी बातें माननी पड़ रही थी। लेकिन मास्टर जी में एक बात तो बहुत अच्छी थी कि अधेड़ उम्र के होने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, और इसका अंदाज़ा मैं लगा चुकी थी। फिर उन्होंने तुरंत ही मेरे हाथ में पेपर दिया और कहा, इसे घर ले जाकर पूरा लिखो और बुधवार को वापस लाकर मुझे दे देना। तब उन्होंने मुझे फिर से चेतावनी दी कि इस बारे में किसी को कुछ ना बताना। उस साल पहली बार मुझे साइंस में सबसे ज़्यादा अंक मिले थे और मैं अच्छे अंकों पर पास हो गई थी। उस दिन मुझे सीखने को मिला कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पापा, मैं तो आपकी लाडली बेटी हूँ ना, प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं सहन नहीं कर पाऊँगी। बेटी, कुछ नहीं होगा तुम्हें, बाकी लड़कियों की तरह तुम्हें भी पहली पहली बार तकलीफ होगी, लेकिन फिर तुम्हें भी आदत हो जाएगी इस तरह की ज़िंदगी की। मुझे क्या मालूम था कि मेरा बाप एक भेड़िया है, बल्कि बाप के नाम पर एक कलंक है। भगवान करे ऐसा बाप किसी भी बेटी को ना मिले। जब आपको मेरे बाप की करतूतों का पता चलेगा, तब शायद आप भी हैरान हो जाओगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम कामनी है और मेरी उम्र 20 साल है। आज मेरा जन्मदिन है। सभी रिश्तेदार और दोस्त मेरी सालगिरह में आए हुए थे। मेरे पापा ने घर के गार्डन में ही पूरी पार्टी का अरेंजमेंट किया था, जिसकी वजह से बाहर जाने की भी कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने अपने लिए आज ब्लैक कलर के कपड़ों का चुनाव किया था। वो कपड़ा बिल्कुल किसी जल परी की तरह था। मैं उसे पहनकर बेहद खूबसूरत लग रही थी। पूरे परिवार में ये बात कही जाती थी कि कामनी जैसी खूबसूरती किसी के पास नहीं है, और मैं खामोशी से मुस्कुराकर
अपनी तारीफ स्वीकार कर लेती थी। ये सब मेरे लिए बहुत आम बात थी। मैंने बाल खोलकर आगे को किए हुए थे। मेकअप बहुत ही खूबसूरती से किया गया था, जो मेरी रंगत पर खूब जच रहा था। थोड़ी देर बाद ही एक नौकरानी ने आकर मुझे पापा का पैगाम पहुंचाया था कि आपके पापा आपको गार्डन में बुला रहे हैं। सभी मेहमान आ चुके हैं, सिर्फ आपका ही इंतज़ार है। मैंने सर को हिला दिया और अपने आप को आखिरी टच देकर मैं नीचे की तरफ बढ़ गई थी। उस कपड़े में मुझे चलने में बहुत दिक्कत महसूस हो रही थी, इसीलिए मैं बहुत संभल कर चल रही थी, क्योंकि अगर मैं गिर जाती तो मेरी बहुत बदनामी होती। इसीलिए मैं हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहती थी। सीढ़ियाँ पार करके मैं लॉन्ज में आ गई थी। मैंने चारों तरफ नज़र घुमाई तो न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे यहाँ कुछ गलत हो रहा है, कुछ ऐसा जो हम सबकी नज़रों से छिपा हुआ है। लेकिन मैंने सर को झटक दिया। ये एहसास तो मुझे कुछ महीनों से हो रहा था, लेकिन मैं ज़्यादा इस बात को ध्यान नहीं देती थी। मैं गार्डन एरिया में पहुंची तो पापा सामने ही खड़े हुए थे और अपने दोस्तों से बातें कर रहे थे। उनके ही एक दोस्त ने उन्हें मेरी तरफ देखने को बोला तो वो मुस्कुराए हुए मेरे पास आ गए। उनके हाथ में शराब का गिलास मौजूद था, जो मुझे बेहद बुरा लग रहा था। बेशक मैं एक ऐसे घराने से थी जहां इन तमाम चीज़ों को बुरा नहीं माना जाता था। हम जैसे लोगों के लिए शराब आम चीज़ होती है, लेकिन मैं अपने परिवार की एकमात्र ऐसी लड़की थी जो शराब से मीलों दूर रहती थी। मुझे न जाने क्यों उसे देखकर ही उबकाई आ जाती थी। पापा मेरे चेहरे के भाव को देखकर ही समझ गए थे कि मैं उनके हाथ में मौजूद शराब के गिलास को पसंद नहीं कर रही हूँ, तो उन्होंने रास्ते में आई हुई टेबल पर ही अपना गिलास छोड़ दिया था और मेरे करीब आकर मुझे प्यार से अपने गले लगाया था। गले लगाते वक्त उनका स्पर्श गलत जगह हो रहा था और ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी थी। और फिर सबके सामने उन्होंने मेरे माथे पर मोहब्बत भरा किस किया था। आज पापा ने जिस अंदाज में मुझे गले लगाया था, शायद उनका स्पर्श मुझे अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैं थोड़ा सहम गई थी। फिर उन्होंने मुझे बर्थडे विश किया और अपने साथ लगाते हुए केक टेबल के पास ले गए और एक माइक अपने हाथ में लेकर सबका ध्यान अपनी तरफ लेने लगे। मैं अपने पापा को ही देख रही थी। जब उन्होंने मेरे लिए गाना गाना शुरू किया था, तब मैं मुस्कुरा उठी थी। पापा को गाना गाना बहुत अच्छा लगता था और उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। सब धीरे धीरे तालियां बजाकर उन्हें सराहना दे रहे थे। इसी दौरान मेरी नज़र कोने में खड़े अपने सबसे ख़ास नौकर पर गई थी, जो हमारे घर का सबसे अच्छा नौकर था और ज़्यादातर मेरे काम वही किया करता था। किशन की नज़र मेरी तरफ ही थी। न जाने क्यों ऐसा मुझे महसूस हो रहा था जैसे किशन मुझे कुछ बताना चाहता है, लेकिन मेहमान और रिश्तेदारों की वजह से वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। गाना ख़त्म हो जाने के बाद पापा मुझे लेकर टेबल के पास आ गए और केक कटिंग करने का कहने लगे। मैंने मुस्कुराते हुए छुरी उठाई थी और केक काट दिया था। सब जगह तालियां गूंज उठी थीं। मैंने पापा को केक खिलाया तो उन्होंने भी मुझे केक खिलाया। अभी हम यही सब कर रहे थे जब वही नौकर मेरे पास आया और मेरी तरफ एक डब्बा बढ़ाते हुए बोला, मैडम साहिबा, ये हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा है। मैं अपनी खुशी में मगन थी। अचानक से पलटी। किशन ने आखिर हिम्मत कर ही ली थी। मैंने उसके मामूली से गिफ्ट को देखा। मैं अभी हाथ बढ़ाकर उसका गिफ्ट लेती, इससे पहले ही पापा ने उसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वो फौरन ही ज़मीन पर गिर गया। गिफ्ट नीचे गिरता इससे पहले ही मैंने थाम कर उसे टेबल पर रख दिया। पापा उस नौकर को देखते हुए गुस्से से बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को गिफ्ट देने की? तुम 2 टके के नौकर हो और मेरी बेटी को गिफ्ट दोगे? वो और कुछ कहते इससे पहले मैंने पापा के सीने पर हाथ रखा और उन्हें देखते हुए बोली, कोई बात नहीं पापा, ये तो तोहफा ही है, मैं इसे ले लेती हूँ। मैं कुछ और कहती इससे पहले ही पापा बोले, चुप हो जाओ, तुम मेरी फूल सी बच्ची हो, तुम्हें ऐसे मामूली तोहफे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम यहाँ से निकलो। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था
कि मेरी बेटी से दूर रहा करो, लेकिन तुम बेवजह ध्यान खींचने के लिए इसके आसपास मंडराते रहते हो। ये कहते ही उन्होंने अपने गार्ड्स को बुलाया और किशन को बाहर निकलवा दिया, जबकि मैं अपनी जगह पर सन्न सी खड़ी थी। पापा ने आज से पहले कभी भी इस तरह का व्यवहार नहीं किया था। फिर आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो किशन को निकालने पर तुल गए। हालांकि ये बात तो सभी जानते थे कि मेरा सबसे अच्छा नौकर किशन ही है, लेकिन आज पापा के इस रवैये को देखकर मैं एक पल के लिए डर गई थी। ये बात सच थी कि जब पापा को गुस्सा आता था तो वो किसी की भी नहीं सुनते थे, सब कुछ तहस नहस कर देते थे। लेकिन इस पल हालात बहुत ज़्यादा अलग हो गए थे। मैंने फ़ौरन ही पापा को संभाल लिया। उनके दोस्त भी उनके करीब आ गए थे, वरना पापा का बस नहीं चलता तो वो किशन का कत्ल ही कर देते। मैंने फ़ौरन ही वो तोहफ़ा भी अंदर भिजवा दिया। मैं बेवजह किसी के तोहफे की बेइज्जती नहीं करना चाहती थी। मुझ में इंसानियत अभी बाकी थी। पार्टी चल रही थी, लेकिन मेरा ध्यान पापा की ही तरफ लगा हुआ था कि उन्होंने आज ऐसा क्यों किया। आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई जो उन्होंने मासूम किशन को घर से बाहर निकाल दिया। हालांकि मुझे पता था कि किशन की एक माँ है और 2 बहनें हैं। वो बहुत मजबूर है, तभी ये नौकरी कर रहा है, वरना मैंने देखा था कि उसके पास बहुत काबिलियत थी। वो अगर नौकरी ढूंढने निकलता तो उसे कुछ ही दिन में अच्छी खासी नौकरी मिल जाती, लेकिन वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। मुझे दिल से अफसोस हुआ था और मैंने दिल ही दिल में सोचा था कि अगर मेरी वजह से कुछ हो सका तो मैं ज़रूर किशन के लिए कुछ करूँगी, क्योंकि वो मेरी वजह से ही इस नौकरी से निकाला गया है। थोड़ी देर बाद मेरे कॉलेज की सहेलियाँ भी आ गई थीं, जिनके साथ मैं मगन हो गई। मैंने उन्हें देखते ही गुस्सा करते हुए कहा, तुम लोगों को आने में कितना वक्त लग गया। पापा ने केक भी कटवा दिया। मैं उन्हें रोक भी नहीं पाई, जबकि सबने मेरी बात का बुरा नहीं माना और तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। समय धीरे धीरे बीतता चला गया। तकरीबन 1 बजे के बीच सब मेहमान और रिश्तेदार घर से जाना शुरू हो गए। मैंने साफ तौर पर पापा के अंदर अजीब सी हरकतें देखी थीं। वो बार बार अपने माथे का पसीना पोंछ रहे थे और बेसमेंट की तरफ देख रहे थे। हमारा घर बहुत अजीब था। कभी मुझे लॉन्ज में ऐसा महसूस होता था जैसे यहाँ कुछ रहस्य हो रहा है, तो कभी बेसमेंट की तरफ लगता था कि मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। मगर मैंने कभी भी अपने ख्याल जाहिर नहीं किए, क्योंकि अगर मैं अपने ख्याल जाहिर करती तो बेवजह मुझे डांट पड़ जाती। पापा का कहना था कि फालतू की चीज़ों से दूर रहा करो और गलत बात बिल्कुल मत सोचा करो, जितना मैं सोचती थी। इसीलिए मैं चुप रहने में ही भलाई समझती थी। मैं कुछ सोच कर पापा के पास आई थी। उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें अपनी तरफ ध्यान देने को कहा था। पापा, क्या हो गया है आपको? कब से देख रही हूँ, आप मुझे बहुत उदास और परेशान लग रहे हैं। सब अच्छा है ना? मेरी बात सुनकर पापा ने एक नज़र मुझ पर डाली और सर को हल्के से हिलाकर बोले, तुम एक काम करो, आराम करने के लिए कमरे में अंदर चली जाओ। मैं थोड़ी देर में एक काम निपटा कर आता हूँ। ये कहकर उन्होंने अपने कदम गाड़ी की तरफ बढ़ा दिए थे, जबकि मैं एकदम परेशान हो गई थी। मैं उन्हें आवाज़ देना चाहती थी, लेकिन चुप रह गई। पापा का कहना था कि जब मैं कहीं जा रहा हूँ या किसी काम के लिए निकल रहा हूँ तो कभी भी मुझे पीछे से आवाज़ मत देना, ये अशुभ होता है। मेरे पापा इन सब चीज़ों पर बहुत विश्वास रखते थे, इसलिए मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर मैंने अपने कपड़े तब्दील किए और बिस्तर पर आराम करने के लिए लेट गई। अभी मैं आंखें बंद करती, उससे पहले ही मेरा मोबाइल बज उठा। रात के 2 बजे का समय हो रहा था और इस वक्त किसी का फ़ोन आना परेशानी की निशानी होती है। पापा भी बाहर थे। मैंने बेचैन होकर अनजान नंबर रिसीव किया और फ़ोन कान से लगा लिया। तभी एक भारी और ख़ास आवाज़ मेरे कानों से टकराई, अगर बेहतरी चाहती हो तो अपना ख्याल रखो, हर चीज़ से दूर रहो, खास करके अपने बाप से, वरना बहुत नुकसान उठाओगी। इससे पहले कि मैं कुछ कहती या समझती, उससे पहले ही मोबाइल बंद हो गया।
यानी कि कॉल कट चुकी थी। मैंने दोबारा उसी नंबर पर डायल किया था क्योंकि मेरे दिल में अजीब सा शक पैदा हो गया था। मुझे अपने पापा से भला क्या खतरा हो सकता था, लेकिन अब नंबर ही बंद जा रहा था। वो जो भी था, मुझ तक कोई संदेश पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसके दबे हुए अल्फाजों ने मुझे परेशान करके रख दिया था। काफ़ी देर तक मैं मोबाइल हाथ में पकड़े इसी बारे में सोचती रही और फिर ये सोचकर सर को झटक दिया कि हो सकता है कोई दोस्त मुझसे मजाक कर रहा हो, मुझे डराने की कोशिश कर रहा हो। वैसे भी आज मेरा बर्थडे था, यही सोचकर मैंने अपना ध्यान भटका लिया था। लेकिन दिमाग के किसी कोने में ये बात अटक गई थी कि कुछ असामान्य है। वैसे भी जब मैंने होश संभाला था, तभी से मैं अपने आसपास कुछ न कुछ महसूस करती रहती थी। ऐसा लगता था जैसे मेरे पापा किसी गलत काम में शामिल हैं। जब भी वो अचानक घबरा जाते हैं, आधी रात को घर से निकल जाते हैं और मुझे सब चीज़ों से दूर रखते हैं। कई बार मैं उनके बिजनेस में दखल देने की कोशिश करती थी या उनके ऑफिस जाने की ज़िद करती थी, तो वो साफ मना कर देते थे कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस घर पर रहा करो, तुम्हें वहाँ आने की कोशिश भी नहीं करनी है। मैं वजह पूछती तो ये यही कहते, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुम बिजनेस में शामिल होना चाहती हो। अभी पढ़ाई करो और मौज मस्ती करो, घूमो फिरो, यही तो दिन है एंजॉय करने के। लेकिन मैं सबसे अलग थी। बचपन में ही मम्मी का इंतकाल हो गया था। मेरे अलावा मेरा और कोई भाई बहन नहीं था जिसके साथ मैं खेलती। बस एक अम्मा जी थीं जो हमारे घर की नौकरानी थीं। उनसे ही मेरी बातचीत हो जाती थी। इसके अलावा एक पापा थे और कोई नहीं। मेरी ज़िंदगी में भी सिर्फ 2 ही दोस्त थे। इसके अलावा तो बस नाम के ही दोस्त थे जो सिर्फ पार्टी और मेरे स्टेटस की वजह से मेरे करीब आए थे। इन बातों ने मुझे बहुत गंभीर बना दिया था। अकेलापन इंसान को बहुत ज़्यादा समझदार बना देता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं यही चाहती थी कि अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले ही पापा का बिजनेस समझ जाऊं, ताकि बाद में जब मुझे बिजनेस संभालने की ज़रूरत पड़े तो मैं सब चीज़ें जान सकूं। लेकिन पापा मुझे हमेशा दूर कर देते थे। बेशक वो मुझे भरपूर पॉकेट मनी देते थे, कभी मुझे किसी चीज़ का ताना नहीं देते, अपनी सर आंखों पर बिठाते थे। लेकिन मैं भी इंसान थी। मैं भी चाहती थी कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अलग हो, थोड़ी जिम्मेदारियां आएं, लेकिन पापा देना ही नहीं चाहते थे। समय धीरे धीरे गुजरता रहा, रात गहरी होती रही, लेकिन पापा का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने उन्हें फ़ोन भी लगाया था, लेकिन पापा का नंबर बंद जा रहा था। मुझे अचानक से चिंता होने लगी थी कि आखिर पापा कहाँ चले गए। मैंने एक चादर खुद पर लपेटी और बाहर आ गई। सीधा चौकीदार के पास पहुंची, क्योंकि ज़्यादातर उसे ही पता होता था कि पापा कब और कहाँ गए हैं। यही सोचकर मैंने अपने कदम चौकीदार की तरफ बढ़ाए और उसे जगाने लगी। वो मेरी पहली आवाज़ पर ही चौंक कर उठ गया था। वो मुझे देखकर हैरान भरे लहजे में बोला, जी मैम साहब बताइए। मैं सो गया था, दरअसल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, वो टूटे फूटे शब्दों में बोला था। मैंने उसकी तरफ देखा और सर को ना में हिलाते हुए बोली, कोई बात नहीं, मुझे ये बताओ कि पापा कहाँ पर हैं और कब तक वापस आएंगे। मैं उन्हें फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन उनका फ़ोन भी बंद जा रहा है। मुझे बिल्कुल नहीं नींद आ रही, बहुत परेशानी हो रही है। मेरी बात सुनकर चौकीदार ने मेरी तरफ देखा और कुछ पल के बाद बोला, मालकिन साहब ने मना किया है कुछ भी बताने के लिए। उनका कहना है कि वो जल्दी वापस आ जाएंगे, बस एक ज़रूरी काम निपटा रहे हैं। आप परेशान ना हो। अभी थोड़ी देर पहले मेरी साहब से बात हुई थी, वो बिल्कुल ठीक हैं। जबकि मैं गुस्से में बोली, मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगी, मुझे बताओ मेरे पापा कहाँ पर हैं और क्या काम कर रहे हैं। तुम्हें बिल्कुल परवाह करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारा नाम आएगा। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारा नाम नहीं आने दूंगी, बस तुम मुझे। मैं कुछ और कहती उससे पहले ही उसने मेरी बात काटते हुए कहा, मालकिन लेकिन मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। मैं साहब का बहुत वफादार आदमी हूँ। पापा के सारे नौकर उनके वफादार थे, उनसे कभी गद्दारी नहीं करते थे। न जाने क्यों मेरे दिल में एकदम ख्याल आया कि क्या फिर किशन पापा से गद्दारी कर रहा था।
पल भर के लिए मैं बिल्कुल चुप हो गई थी और खामोशी से अपने कमरे में अंदर चली गई। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि अचानक से पापा की गाड़ी रुकने की आवाज़ आई थी, यानी कि पापा आ गए थे। मैंने सुकून का सांस लिया और फौरन उठकर खिड़की के पास आ गई। मेरे सोचने के बिल्कुल ठीक मुताबिक पापा ही आए थे और वो चौकीदार से कोई बात कर रहे थे। यकीनन चौकीदार मेरे बारे में ही पापा को बता रहा था। अचानक ही पापा ने मेरी तरफ देखा था। मैं खिड़की के पास थी। मैं फौरन ही 2 कदम पीछे हट गई। जो भी था, मैं अपने पापा से घबरा जाती थी। रात के इस पहर अगर वो मुझे जागता हुआ देख लेते तो यकीनन वो मुझ पे बहुत गुस्सा करते। इसलिए मैं जल्दी से बिस्तर पर लेट गई। पापा अब आ चुके थे, इसलिए मुझे अब इत्मीनान हो गया था। आंखें बंद करते ही मैं गहरी नींद में चली गई। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था। मेरी सालगिरह को बीते हुए 15 दिन हो चुके थे। मेरी मामूली जिंदगी अपनी डगर पर ही चल रही थी। सुबह सवेरे जागना, कॉलेज के लिए तैयार होना, नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल जाना, वहाँ से 2 बजे वापस आना और थोड़ी देर अम्मा जी से बात करने के बाद आराम करना। यही मेरी ज़िंदगी का हिस्सा था। मगर आज कुछ अलग था। मैं अभी अपने कंप्यूटर पर बैठी कुछ काम कर रही थी जब अचानक अम्मा जी कमरे में आईं और मुझे देखते हुए बोली, क्या कर रही है मेरी लाडो बेटी। उनका अंदाज हमेशा ममता से लबरेज होता था, इसलिए मैंने उन्हें कभी नहीं टोका था। मैंने उनकी तरफ देखा और प्यार से बोली, बस अम्मा जी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, दुआ कीजिए कि नंबर अच्छे आएं। वो फौरन मेरे पास आकर प्यार से मेरे माथे पर किस देते हुए बोली, मेरी दुआएं तो तुम्हारे साथ हमेशा से ही हैं। वैसे मैं सोच रही थी कि तुम और मैं आज मार्केट चलें। मैं कुछ पल के लिए खामोश हो गई। बाबा ने कभी भी मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं रोका टोका था। मेरा जहाँ दिल चाहता था, जब जी चाहता था, मैं चली जाती थी। दोस्तों के साथ घूम फिर आती थी। कुछ लेना होता था तो शॉपिंग मॉल भी चली जाती थी। अब अचानक से अम्मा जी का आना और मार्केट के लिए कहना, मैं कुछ पल के लिए चुप हो गई थी। मेरा इरादा मार्केट जाने का नहीं था, क्योंकि मुझे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था। मैं अम्मा जी की तरफ देखते हुए आराम से बोली, आज नहीं अम्मा जी, कल चलेंगे। मैं ये प्रोजेक्ट पूरा करना चाहती हूँ, क्योंकि फिर 2 दिन ही मेरे पास होंगे कॉलेज में इसे सबमिट कराने के लिए। मैं कुछ और कहती, उससे पहले ही वो बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हारी अंग्रेजी मुझसे मत बोलो। तुम मेरे साथ चल रही हो, बस मैंने कह दिया। मैं बस अपने कपड़े बदलने जा रही हूँ, तुम भी अपना हुलिया ठीक कर लो। वो अधिकार जताते हुए बोली और वहाँ से चली गई, जबकि मैं अपना सर थाम कर बैठ गई थी। मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अम्मा जी का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी और मेरे लिए प्रोजेक्ट भी बहुत अहम था। कुछ पल सोचने के बाद मैंने एक फैसला लिया कि मैं अम्मा जी के साथ चली जाती हूँ। वो इतनी मोहब्बत से मेरे पास आकर बोली थी कि अब उन्हें इनकार करना उनकी बेइज्जती होगी। यही सोचकर मैंने अपना प्रोजेक्ट बंद किया और वॉशरूम जाकर कपड़े बदल लिए। मैंने ब्लैक कलर का सूट पहना था। मैं बाहर आई तो अम्मा जी सफ़ेद शलवार कमीज पहने हुए खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने पास जाकर उन्हें चलने के लिए कहा। फौरन ही ड्राइवर ने हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया। मैं अम्मा जी के साथ पीछे बैठ गई थी और उनकी तरफ देखते हुए बोली, अच्छा आप बताइए कहाँ जाना है और क्या ख़रीदना है आपको। वो फौरन से बोली, मैंने अपनी लाडो को तोहफा नहीं दिया था, मुझे साहब ने तनख्वाह इस बार थोड़ी देर से दी है। चलो मैं तुम्हें तोहफा दिलाऊंगी, हम मार्केट चलते हैं, जो घर के करीब ही है। जबकि मैं उनके प्यार पर बहुत मुस्कुराई थी और उनकी तरफ देखते हुए बोली, आप ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा हैं, मुझे किसी तोहफे की ज़रूरत नहीं है। और रही बात सालगिरह की, तो दिन निकल चुका है, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ और कहती, उससे पहले ही वो बोली, सही बात है, हम तो नौकर हैं, इसलिए तुम हमारा तोहफा नहीं लेना चाहती, किसी और की तरह तुम मेरा तोहफा भी फेंक दोगी। उनकी बात सुनकर मेरा चेहरा तो लाल हो गया था और मैंने सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं अम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो आपकी वजह से बोल रही थी। अच्छा चलिए छोड़िए, आपको जो तोहफा दिलाना है मुझे दिला दीजिए।
مجھے بہت خوشی ہوگی۔ یہ بول کر میں نے ڈرائیور کو آدیش دیا اور قریبی مارکیٹ کی طرف لے جانے کے لیے کہہ دیا۔ کچھ پل کی دوری کے بعد ہم مارکیٹ پہنچ گئے تھے۔ اماں جی اپنی شاپنگ میں مگن ہو گئی تھیں اور میں اپنی شاپنگ میں۔ کافی عرصہ ہو گیا تھا میں مارکیٹ بھی نہیں آئی تھی، اس لیے میں مگن انداز میں اپنے لیے چیزیں خرید رہی تھیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب مجھے اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ کسی کی نظروں کی تپش مجھے لگاتار اپنی پیٹھ پر محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے بے من منہ گھما کر دیکھا لیکن کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ میں نے اپنے خیال کو جھٹک کر آگے بڑھ گئی اور اپنے لیے چوڑیاں لینے لگی، مگر اچانک کسی نے میرا نام لے کر پکارا۔ میں نے فوراً پیچھے کی طرف دیکھا، وہاں کشن کھڑا تھا۔ اس سمے وہ بلیک پینٹ اور شرٹ میں تھا اور کافی آکرشک لگ رہا تھا۔ کچھ پل کے لیے تو میں اس کی شخصیت کو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ اتنا بدل گیا ہے۔ مجھے کچھ لمحے لگے اسے پہچاننے میں، ورنہ عام طور پر مجھے اسے بھولنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ صرف 15 دن ہی تو بیتے تھے اسے نوکری سے نکالے ہوئے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیسی ہیں میڈم، طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے آپ کی؟ اس کا انداز بالکل بدلا ہوا تھا۔ میں نے حیرانی سے کشن کو دیکھا کہ وہ کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہا تھا، حالانکہ وہ مجھے میڈم صاحبہ یا مالکن کہتا تھا۔ میں نے سر کو ہلکے سے جھٹک دیا اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، ہاں کشن، میری طبیعت بھی ٹھیک ہے اور حالات بھی۔ تم بتاؤ تم کیسے ہو؟ اس دن پاپا نے تمہارے ساتھ جو بھی کیا اس کے لیے میں معافی مانگتی ہوں۔ پاپا کو شاید ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دراصل وہ تھوڑا، میں کچھ اور کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولا، کافی دنوں سے آپ کا پیچھا کر رہا تھا، آپ سے ملنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہمت نہیں ہوتی تھی۔ آپ کے ساتھ گارڈز بھی ہوتے تھے اور آپ ویست بھی رہتی تھیں، لیکن آج شاید آپ فرصت سے شاپنگ کرنے آئی ہیں۔ میں نے سر کو ہلکی جھلک دی جب وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے وہ تحفہ کھولا جو میں نے آپ کو دیا تھا؟ اس کے اچانک سوال پر میں جھونک گئی۔ میرے پاس خوب دھن دولت تھی، لیکن اس کے باوجود میں بہت سادھارن سوبھاؤ کی تھی۔ میں کسی کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہیں آتی تھی، بلکہ ہر کسی کو اہمیت دیتی تھی اور کسی کو کمزور نہیں سمجھتی تھی۔ میں کشن کو دیکھتے ہوئے بولی، نہیں، ابھی تک موقع نہیں ملا۔ معافی چاہتی ہوں، دراصل اس سمے افراتفری ایسی ہو گئی تھی کہ مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ خیر، میں ابھی دیکھوں گی، تم پریشان مت ہو، اور اس تحفے کے لیے بہت شکریہ۔ یقین مانو میں نے اب تک اس تحفے کو سنبھال کر رکھا ہے۔ میں ضرور آج جا کر دیکھ لوں گی کہ تم نے مجھے کیا دیا ہے۔ میں کچھ اور کہتی اس سے پہلے ہی اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، آپ کے لیے بہتر ہوگا میڈم کہ جلد سے جلد اس تحفے کو دیکھ لیں، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو حقیقت پتہ چل جائے تو میرے تحفے کے ڈبے کے نیچے ایک نمبر ہوگا، اس پر کال کر لینا، باقی میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ یہ کہتے ہی وہ اچانک میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن وہ بھیڑ میں کہیں کھو گیا تھا۔ ہم جس مارکیٹ میں آئے تھے وہ مجھے پسند نہیں تھی، مگر میں نے اماں جی کی خوشی کی خاطر یہاں آنے میں راحت جانی۔ اچانک اماں جی میرے سامنے آ گئیں اور میری طرف ایک شاپنگ بیگ بڑھاتے ہوئے بولیں، معاف کرنا، دیر سے تحفہ دے رہی ہوں، لیکن یاد رکھنا بہت دل سے لیا ہے تمہارے لیے۔ میں نے مسکرا کر ان سے وہ بیگ لے لیا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولی، اگر کچھ اور خریدنا ہے تو آپ لے لیجئے، پے میں کر دوں گی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر نام میں سر ہلاتے ہوئے میرا ہاتھ تھام گئیں اور مجھے لے کر گاڑی کی طرف چل پڑیں۔ حالانکہ مجھے بھی 2-4 چیزیں خریدنی تھیں جو مجھے پسند آئی تھیں، لیکن کشن نے بات ہی اس قسم کی کر دی تھی کہ میرے دل میں اب جگیاسا پیدا ہو گئی تھی کہ آخر اس تحفے کے اندر ایسا کیا ہے جو میری زندگی کو بدل کر رکھ دے گا، جو مجھے ایک بڑے خطرے سے بچا لے گا۔ اس ڈبے کے نیچے نمبر، یہ سب کیا کہانی تھی؟ میں اس گتھی کو اب سلجھا دینا چاہتی تھی، اسی لیے میں خاموشی سے گھر کی طرف بڑھ چکی تھی۔ اماں جی اپنے کوارٹر میں آرام کرنے کے لیے چلی گئی تھیں، جبکہ میں فوراً اپنے کمرے میں آئی تھی۔
مجھے بالکل یاد نہیں تھا کہ میں نے کچن کا تحفہ کہاں پر رکھا ہے، اس لیے میں پاگلوں کی طرح پورا کمرہ بکھیر چکی تھی، لیکن اس کا تحفہ مجھے کہیں بھی نہیں ملا۔ اچانک ہی مجھے یاد آیا تھا کہ میں نے وہ تحفہ ایک نوکر کے ذریعے گھر کے اندر بھیج دیا تھا، اس لیے میں ایک دم نوکر کو یاد کرنے لگی تھی اور فوراً ہی میری آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ وہ نوکر اماں جی کی ہی رشتہ دار تھی۔ میں فوراً نیچے آئی تھی اور رانی کو آواز دینے لگی۔ میری ایک دو آواز کے بعد ہی رانی میرے سامنے کسی بوتل کے جن کی طرح سامنے آ گئی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں بولی، رانی مجھے سچ سچ بتاؤ، تم نے اس تحفے کا کیا کیا تھا؟ جبکہ میرے سوال پر رانی کے ماتھے پر ناسمجھی کے ایکسپریشن آئے تھے اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، کیا مطلب میڈم صاحبہ؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھ پا رہی ہوں۔ کون سا تحفہ اور میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے میری سالگرہ والے دن میں نے تمہیں ایک لال رنگ کا ڈبہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اسے اندر رکھوا دو۔ وہ دوسرا تحفہ۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر سے ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے پریشان ہو کر بولی، آپ کے پاپا کا غصہ دیکھ کر ہم نے یہی سوچا کہ اسے کوڑے دان میں پھینک دینا چاہیے، لیکن ہم لوگ ڈر گئے تھے، اس لیے ہم نے پتہ نہیں کہاں رکھ دیا، ہمیں بھی یاد نہیں آ رہا، لیکن اتنا یاد ہے کہ ہم نے وہ تحفہ کچن میں یا پھر لانج یا ڈرائنگ روم میں رکھا تھا۔ ہم فوراً ڈھونڈ دیتے ہیں، وہ بہت ہی سلیقے سے بولی تھی، جبکہ میں نے سر ہلا کر اس کے ساتھ وہ تحفہ ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ اس تحفے میں ایک گہرا راز تھا جو اب مجھے جاننا تھا، اور یہی چیز مجھے ٹینشن میں ڈال چکی تھی۔ میں اور رانی تھوڑی ہی دیر میں لانچ بھی بکھیر چکے تھے، لیکن کہیں بھی ہمیں وہ تحفہ نہیں ملا۔ میں نے غصے سے رانی کی طرف دیکھا، جبکہ وہ فوراً بولی، میڈم صاحبہ میں کچن میں دیکھ لیتی ہوں، شاید وہاں پر ہو، اور میں فوراً ہی ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ میرے لبوں پر بس ایک ہی بات تھی کہ وہ تحفہ مجھے کسی بھی قیمت پر چاہیے۔ آخر پتہ تو چلے کہ اس تحفے میں ایسا کیا ہے جو میری زندگی بدل سکتا ہے، جو مجھے ایک خطرے سے دور کر سکتا ہے۔ میں ڈرائنگ روم میں ہی چھان رہی تھی جب اچانک مجھے ایک ڈرور میں ایک تحفہ مل گیا۔ میں نے فوراً خدا کا شکر کیا اور رانی کو منع کر دیا کہ اب مت ڈھونڈو، مجھے مل چکا ہے۔ میں وہیں بیٹھ کر اس تحفے کو کھولنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ تحفہ ایک معمولی سے ریپر میں لپٹا ہوا تھا۔ ایک پل کے لیے میرے دل میں ڈر بھی جاگا تھا کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے جو میری جان بچا سکتا ہے، جو مجھے ایک خطرے سے دور کر سکتا ہے۔ یہی باتیں مجھے عجیب کشمکش میں ڈال رہی تھیں۔ چند پل وہیں بیٹھ کر اسے بند تحفے کو دیکھتی رہی اور پھر کچھ سوچ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یہاں پر پاپا کا کوئی کیمرہ بھی ہو سکتا تھا۔ اس کے الفاظوں سے صاف ظاہر تھا کہ جو بھی معاملہ ہے وہ پاپا سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے میں اپنے کمرے میں آ گئی اور بستر پر بیٹھ کر میں نے وہ ریپر کھول کر ایک طرف رکھ دیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور جیسے ہی میں نے وہ ڈبہ کھولا اس کے اندر ایک خط موجود تھا۔ میرے ماتھے پر بل آئے، آخر اس خط کے اندر کیا ہے؟ اور پھر جب میں نے وہ خط نکال کر پڑھنا شروع کیا، میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان میرے سر پر آ گرا ہو۔ میری روح تک کانپ گئی۔ کچھ سوچ کر میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ میں نے وہ ڈبہ اپنے ہاتھ میں ہی لے رکھا تھا، کیونکہ مجھے یاد تھا کہ اس نے کہا تھا اس ڈبے کے پیچھے ایک نمبر موجود ہے۔ میں وہ ڈبہ ہاتھ میں تھام کر نیچے آئی تھی۔ جو بھی معاملہ تھا لانچ اور بیسمنٹ کا ہی تھا۔ مجھے ان دونوں جگہوں پر ہی شک تھا، اور اس خط میں بھی ان دو جگہوں کا ہی ذکر کیا گیا تھا۔ میں لانچ کے قدرے کونے والے حصے میں آ گئی، اور جب میں نے اپنا پاؤں زور زور سے کونے والے فرش پر مارا تو مجھے لوہے کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ میں نے سب کچھ سوچ کر آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے اپنے باپ سے اس حرکت کی بالکل امید نہیں تھی۔ میں ابھی اس جگہ کو کھول کر نہیں دیکھ سکتی تھی، کیونکہ میرے آس پاس بہت سے نوکر موجود تھے۔ میرا ارادہ اب بیسمنٹ کی طرف جانے کا تھا، لیکن میں ابھی دن کے وقت نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ سب لوگ جاگ رہے تھے اور میں نظروں میں آ سکتی تھی۔ اس لیے میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ اس خط کے اندر جو لکھا تھا وہ یہ تھا، میں کشن ہوں، لیکن میں ایک خفیہ ایجنسی سے آیا ہوں۔
آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ ہم آپ کے باپ کے خلاف ثبوت اکٹھا کر رہے ہیں، اسی لیے مجھے فوراً ہی آپ کے یہاں بطور نوکر بھیجا گیا ہے۔ جسے آپ کے پاپا نے چنا تھا، ہم نے اسے راستے سے ہٹا دیا تھا، یعنی اسے ختم نہیں کیا، بلکہ اسے سمجھا کر دوسری نوکری دلوا دی تھی۔ اس کی جگہ میں آ گیا تھا، آپ کے پاپا کے ساتھ رہنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ تب کہیں جا کر مجھے سارا معاملہ سمجھ آیا۔ دراصل آپ اپنے باپ کی سنتان نہیں ہیں، آپ کو گود لیا گیا ہے۔ آپ کے پاپا کبھی باپ نہیں بن سکتے، اس لیے انہوں نے اپنی جھوٹی پہچان بنانے کے لیے آپ کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ آپ کے پاپا کا کام بہت ہی خطرناک ہے۔ وہ لوگ اغوا کرتے ہیں، خاص کر کے لڑکیوں کو، اور پھر ان کے انگ نکال کر بیچ دیتے ہیں۔ زیادہ تر لڑکیاں بیسمنٹ میں ہوتی ہیں، اور جب ان کا قتل ہو جاتا ہے تب انہیں دفنا دیا جاتا ہے، اور زیادہ تر لڑکیوں کو آپ کے لانچ کے اس کونے میں موجود ایک جگہ پر پھینک دیا جاتا ہے، جو بالکل ایک ٹینک کی طرح اندر کی طرف بنا ہوا ہے، تاکہ نہ کسی کو پتہ چلے اور نہ ہی کوئی ثبوت ملے۔ اگر آپ میرا ساتھ دینا چاہتی ہیں اور اپنے باپ کو بے نقاب کرنا چاہتی ہیں تو میرے اس نمبر پر کال کر لیجئے گا۔ مجھے آپ کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ اگر آپ اپنے باپ کو بے نقاب نہیں کریں گی تو کچھ دنوں بعد آپ کا سودا بھی ہو جائے گا۔ آپ جب پارٹی میں گئی تھیں تب زیادہ تر کلائنٹ باہر سے آئے تھے، ان سب کے سامنے آپ کو لے جایا گیا تھا تاکہ وہ لوگ آپ کو پسند کر لیں۔ آپ کو مارا نہیں جائے گا، نہ ہی آپ کے انگ نکال کر بیچے جائیں گے، بلکہ آپ کو ایسی جگہ بیچ دیا جائے گا تاکہ آپ کے شریر کا استعمال کر کے امیر آدمی لذت حاصل کر سکیں۔ دنیا میں یہی مشہور ہے کہ آپ راجگیر کھرانا کی بیٹی ہیں، مگر یہ سچائی نہیں ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ اپنا ڈی این اے ٹیسٹ بھی کروا سکتی ہیں۔ یہ باتیں میرے دماغ بند کرنے کے لیے کافی تھیں۔ سب سے پہلے میں بیسمنٹ چیک کرنا چاہتی تھی، اس کے بعد ہی میں آگے بڑھتی۔ کشن کی بات صحیح تھی۔ پارٹی کے دوران مجھے کئی بار اپنے وجود پر گہری نگاہیں محسوس ہوئی تھیں، اور اپنے پاپا کا اسپرش بھی غلط محسوس ہوا تھا، لیکن میں ہمیشہ اپنا سر جھٹک دیا کرتی تھی کہ کہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب میری غلط فہمی ہے۔ میں نے جو کپڑا پہنا ہوا ہے، شاید اسی وجہ سے سب مجھے دیکھ رہے ہیں، مگر کچھ تو الگ تھا، اور اب لانچ کے اندر اس جگہ سے آواز آنا اس بات کی نشانی تھی کہ پاپا کچھ تو کر رہے ہیں۔ اب رات دھیرے دھیرے گزرتی چلی گئی تھی۔ جیسے ہی شام کے سائے ڈھلے، تمام ملازم اپنے کوارٹر میں چلے گئے تھے۔ صرف ایک چوکیدار اور کچھ گارڈز ہی موجود تھے، جن کا دھیان بیسمنٹ کی طرف بالکل بھی نہیں تھا۔ میں نے بہت احتیاط کے ساتھ قریب 11 بجے کے بیچ اپنے کمرے سے نکل کر بیسمنٹ کی طرف رخ کیا۔ مجھے بس ایک ہی ڈر تھا کہ کوئی میری طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ میرے لبوں پر صرف ایک دعا تھی کہ پاپا بھی نہ آئیں، کیونکہ اگر مجھے اس وقت کوئی دیکھ لیتا تو میرے لیے بہت بڑی مشکل پیدا ہو سکتی تھی۔ میں نے بہت احتیاط سے وہ راستہ پار کیا۔ جب میں بیسمنٹ کے قریب آ کر اس کے دروازے کو دیکھ رہی تھی تو چند سیکنڈ کے لیے میں اپنی جگہ پر خاموش کھڑی رہی۔ نہ جانے کیوں مجھے واضح طور پر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اندر لڑکیاں موجود ہیں۔ میں نے اپنے قدم بیسمنٹ کی طرف بڑھائے۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر بھی دیکھ رہی تھی کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے، اور جب میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ بڑے تالے سے بند کر دیا گیا تھا۔ میری نظر بار بار پیچھے کی طرف جا رہی تھی، کیونکہ مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا کہ بابا نے اگر اندر لڑکیاں رکھی ہوں گی تو وہ یہاں سے غافل نہیں ہو سکتے۔ میرے فوراً ایک چھوٹی سی جھری سے اندر جھانکا تھا، اور کشن کی بات سچ ثابت ہو گئی تھی۔ پاپا واقعی لڑکیوں کو اغوا کر کے بیسمنٹ میں رکھے ہوئے تھے۔ کچھ لڑکیوں کو شاریرک طور پر استعمال کرنے کے لیے آگے بھیجا جا رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا باپ اس حد تک جا سکتا ہے۔ پیسوں کی لذت انسان کو یہ سب کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے حیرانی تو اس بات کی تھی کہ میرے باپ نے میرا ہی سودا کر دیا تھا۔ بے شک میں ان کی بیٹی نہیں تھی، لیکن انہوں نے مجھے پالا تھا، مجھے پیار دیا تھا، مجھے ہر عیش و آرام اور مالا مال رکھا تھا، جو ایک پتا اپنی اولاد کو دینا چاہتا ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر اپنے پاپا کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اگر اس سمے میں سوارتھی ہو جاتی
उन लड़कियों के बारे में नहीं सोचती तो मुझ पर लानत थी। मैं भी तो एक लड़की थी और मेरी जान को भी खतरा था। अगर मैंने किसी और से संपर्क नहीं किया होता तो मैं भी बुरी तरह से फंस सकती थी और बेसमेंट में मौजूद वो मासूम लड़कियां भी जान की बाजी हार सकती थीं। मैंने थोड़ी देर तक इसी बारे में सोचा कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे फ़ोन कर देना चाहिए? क्योंकि अगर मैं फ़ोन कर देती तो मुझे गवाही देनी थी और इसके बाद पापा की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। मेरी गवाही बहुत मायने रखती थी क्योंकि मैं उनकी संतान थी, उनके साथ रहती थी। मुझसे ज़्यादा मेरे पापा को कोई नहीं समझ सकता था। कानून भी मेरी गवाही को तुरंत मान लेता। कुछ सोचकर मैंने गहरी सांस ली और उस नंबर पर फ़ोन डायल कर दिया। मेरे पहली बेल पर ही कॉल उठाई गई। सामने से कोई और बात कर रहा था। मैंने धीरे धीरे उसे सारी स्थिति से अवगत करवा दिया था और बताया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो। जब किसी ने मेरा शुक्रिया अदा किया और तुरंत ही आधे घंटे बाद वो पूरी फोर्स के साथ हमारे घर आ पहुँचे। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस हद तक जाऊंगी। मुझे आज समझ आया था, मेरी तन्हाई, मेरी खामोशी, मेरी समझदारी अब किस काम आई थी। बेशक तन्हाई इंसान को खोखला कर देती है, लेकिन कुछ तन्हाई इंसान को इतना समझदार बना देती है कि वो अपनी ज़िंदगी को संवार लेता है। किशन ने फौरन ही पापा को अरेस्ट करवा दिया था, जबकि पापा मुझे बेयकीनी निगाहों से देख रहे थे। उन्हें वाकई यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इस हद तक पहुंच गई जिस हद से पापा मुझे हमेशा दूर रखते थे। फौरन ही उन्हें जेल कर दिया गया था और जब मैंने गवाही दी तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी। उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया था। पापा का ज़्यादातर पैसा हराम का था, इसीलिए उन सभी पैसों को भी मैंने चैरिटी में दे दिया था, क्योंकि पापा के बाद उनका वारिस मैं ही थी। मैंने बस अपनी ज़िंदगी के मुताबिक अपने पास पैसे रखे थे और उससे कारोबार शुरू किया था और दिल लगाकर उसमें मेहनत करने लगी थी। कभी कभी मुझे मेरे पापा याद आते हैं, लेकिन जब उनकी हरकतें याद आती हैं तो मेरा दिल फटने के करीब आ जाता है, क्योंकि उन्होंने जो किया था उसकी माफ़ी नहीं थी। उनके साथ यही होना चाहिए था। इतनी बड़ी मुसीबत से निकालने के लिए सबसे बड़ा हाथ किशन का था, जिसकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैं उसे एक अच्छा दोस्त भी मानती हूँ। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या मैंने अपने पापा के साथ ठीक किया? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।